नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। पॉलिटी में आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको संविधान के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि संविधान क्या होता है और कुछ अन्य बातें। आज हमारी जो क्लास है उस संविधान की विशेषताओं पर आधारित है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण पर हम बात करेंगे, उनकी विशेषताओं पर बात करेंगे। इससे हमेशा हर एग्जाम में सवाल बनते हुए हैं, आगे भी बनेंगे। तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, कुछ मैंने मुख्य विशेषताओं को मैंने लिखा हुआ है। ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख इसलिए दिया क्योंकि समय आपका कम लगेगा। अगर मैं लिखूंगा नहीं तो आपको फिर लिख करके चीज़ों को बताने में समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए समय न लगे इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। देखिए, सबसे पहली विशेषता ये हमारी विस्तृत और लिखित संविधान। इंडिया के संविधान के जितना विस्तृत और लिखित दुनिया के किसी भी देश का संविधान नहीं है। अर्थात भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान लिखित है लेकिन बहुत छोटा है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। हमारे यहाँ का संविधान लिखित है। तो हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहली विशेषता ये होगी। दूसरी विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। अब इसमें थोड़ी सी चीजों को समझिएगा। संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिखे गए हैं। समय के साथ देश काल के अनुसार देश में परिस्थितियां बदलती हैं तो कानूनों में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। तो हमारे संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था है। हमारे संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो बड़े ही साधारण तरीके से हो जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, जबकि विधि निर्मित करने का अधिकार आरबीएम और संसद दोनों को है। ये बेसिक डिफरेंस समझिएगा। विधियां बनाने के लिए आरबीएम भी है और संसद भी है, लेकिन यदि संशोधन करना हुआ संविधान में तो केवल संसद कर सकती है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो बड़े आसानी से हो जाते हैं। अब यहाँ पर नम्यता का मतलब यह है कि संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बड़े आसानी से बदला जा सकता है, और यह जो लक्षण है नम्यता को दर्शाता है। जबकि संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बदलने के लिए बड़ी कठोर व्यवस्था है। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के आरबीएम का भी बहुमत चाहिए होता है। यह एक कठोर व्यवस्था है। ऐसी चीजें जल्दी संभव नहीं हो पाती हैं क्योंकि यह संयोग जल्दी बनता ही नहीं है कि इस केंद्र में भी किसी जो सत्ता पक्ष है उसका बहुमत हो जाए, राज्यसभा में बहुमत हो, लोकसभा में बहुमत हो और आधे से अधिक राज्यों में भी बहुमत हो। तो ये सिचुएशन जल्दी बन नहीं पाती है। तो जो ये लक्षण हुआ कि संसद के दोनों सदनों के साथ आधे से अधिक राज्यों के भी बहुमत चाहिए होता है। किसी किसी संसद जैसे अनुच्छेद 370 बोला गया, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो प्रावधान किया गया उसको हटाने के लिए, विशेष प्रावधान को हटाने के लिए यही कठोर वाली व्यवस्था थी। तो ये जो लक्षण है ये भारतीय संविधान कठोरता को दर्शाता है। अब बात समझिएगा, इंडिया के संविधान में नम्यता भी है, अनम्यता भी है। अमेरिका के संविधान ऐसा है जहाँ पर चीजें बड़ी कठिनाई से बदलती हैं। ब्रिटेन का संविधान ऐसा है जहाँ चीजें बड़ी आसानी से बदल जाती हैं। हमारा संविधान दोनों का मिश्रण है, नम्यता अनम्यता। हमारे यहाँ कठोरता भी है कुछ प्रावधानों में और कुछ प्रावधानों में नम्यता भी है। तो हमारे इंडिया संविधान दोनों का समन्वय है, मिश्रण है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी जो विशेषता है एकात्मक की झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था। अब बात समझिएगा, एकात्मक क्या है। हमारे यहाँ कुछ लक्षण है जो एकात्मक के लक्षण है। एकात्मक लक्षण, सशक्त केंद्र। हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार है उसकी शक्तियां ज्यादा हैं राज्यों की तुलना में। राज्य सरकार को केंद्र सरकार निर्देश देता है, उसके हिसाब से राज्यों को काम करना पड़ता है। कई मामलों में राज्य सरकार अपने आप को निष्पक्ष और स्वतंत्र भी है। अब बात समझिएगा, एकात्मक लक्षण के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे सशक्त केंद्र, ये एकात्मक लक्षण हुआ। एकल नागरिकता, इंडिया में एकल नागरिकता है, ये एकात्मक संविधान का लक्षण हुआ। एक संविधान, कुछ जगहों पर राज्य का संविधान अलग होता है, केंद्र का संविधान अलग होता है। हमारे यहाँ केवल एक संविधान है, ये एकात्मक का लक्षण है। केंद्र द्वारा राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य का शीर्ष होता है, राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि उसकी नियुक्ति केंद्र करता है। अर्थात राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। यह एकात्मक झुकाव है, एकात्मक लक्षण है। ऑल इंडिया सर्विस, इसमें 3 सेवाएं आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये जो 3 सेवाएं हैं इनको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा। इनकी नियुक्ति केंद्र करता है लेकिन एक कार्य राज्यों के लिए करते हैं। तो मतलब राज्यों में जो काम कर रहा है उसकी नियुक्ति राज्य नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे नौकरियां जिसमें राज्य भी नियुक्ति करता है। ये 3 नौकरियां ऐसी हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इनकी नियुक्ति केंद्र करता है जबकि ये सेवा अपने राज्य में देते हैं। अर्थात केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी ये राज्यों में काम करते हैं, इसलिए एकात्मक लक्षण है ये। दूसरी चीज, अब यही समझ, एकात्मक लक्षण की कुछ विशेषताएं इधर मैंने लिखा हुआ है। जो संघात्मक लक्षण है उसके लक्षण ये सब हैं। जैसे 2 सरकार, हमारे यहाँ केंद्र स्तर की सरकारें हैं, राज्य स्तर सरकारें हैं। बहरहाल पंचायती राज व्यवस्था को भी तीसरे स्तर की सरकार कहा जाता है। हमारे यहाँ 2 सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, आप ध्यान दीजिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा। देश में सभी की शक्तियां बटी हुई हैं। संसद की शक्तियां क्या क्या हैं लिखी है अलग से, कार्यपालिका की शक्तियां क्या हैं अलग से लिखी हुई हैं, न्यायपालिका की शक्तियां क्या हैं अलग से लिखी हुई हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं सब लिखी हुई हैं। सेपरेशन ऑफ पावर,
एक सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दखल नहीं देगा। ये सेपरेशन ऑफ पावर कहता है, शक्ति पृथक्करण कहता है, शक्तियां बटी होंगी। द्विसदनीयता, केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, राज्य में 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद। बहरहाल कुछ राज्यों में 2 सदन नहीं होता है। तो ये सभी लक्षण हो गए संघात्मक वाले। अब हमारा संविधान ना तो संघात्मक है पूरी तरीके से, और ना हमारा संविधान पूरी तरीके से एकात्मक है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जानकारों ने अलग अलग इसको स्टेटमेंट दिया हुआ है, या दोबारा समझिएगा। जैसे यहाँ पर एक महान व्यक्तित्व है, इनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा हुआ है जो हमारा इंडिया का संविधान है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघवाद। भारत के संविधान का लक्षण सहकारी संघवाद का है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है, इन्होंने कहा हुआ है, ग्रेनविल ऑस्टिन का हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा एक महान व्यक्तित्व है आइवर जेनिंग्स, इन्होंने कहा हुआ है फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एकात्मकता की झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था। मतलब हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है लगभग, लिखा नहीं है हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था, हमारा संविधान लगभग संघात्मक है, लेकिन उसका झुकाव एकात्मक की ओर है। जैसे देखिए, सामान्य जब स्थितियां देश में समान होती हैं तो राज्यों को भी कार्य करने का अधिकार दिया गया है, केंद्र को भी कार्य करने का अधिकार दिया, लेकिन जब स्थितियां विषम हो जाती हैं, जैसे कि आपातकाल के समय पर जब स्थितियां देश विषम होती हैं तो लगभग सारी शक्तियां राज्य से छीन ली जाती हैं और केंद्र सरकार में निहित कर दी जाती हैं। इसी को लगा है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था। तो सामान्य स्थिति में काम तो बटे हुए हैं, लेकिन स्थितियां विषम होती हैं तो राज्यों से अधिकार छीन लिए जाते हैं। यही है फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स महोदय ने कहा हुआ है। दूसरी विशेषता ये हमारी है सरकार का संसदीय स्वरूप। अब मैंने कल बताया था, कल की क्लास में आपको, कि जो लोकतंत्र है वो 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 भाग होते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और इंडिया में संसदीय शासन व्यवस्था है। सरकार के 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन्हीं अंगों के बीच के अंतर संबंधों के आधार पर तय होता है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन है या अध्यक्षात्मक शासन है। अब हमारे यहाँ संसदीय शासन है, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है प्रधानमंत्री का वास्तविक प्रधान होना। देखिए, हमारे यहाँ सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रधानता वाली बात है, जो अत्यधिक शक्ति वाली बात है, वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। सबसे ज्यादा काम प्रधानमंत्री करता है हमारे यहाँ देश में। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है लेकिन काम ज्यादा नहीं करते हैं, वो काम प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, अगर हमारे यहाँ की जो कार्यपालिका है, अगर वो संसद के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व बनता है, उसका जवाबदेही बनती है, तो संसदीय शासन का एक लक्षण है वो। दूसरा, निचले सदन का विघटन। केंद्र में लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्य में विधानसभा का विघटन हो सकता है, यह संसदीय शासन का लक्षण है। बहुमत वाले दल की स्थापना, किसी भी चाहे राज्य में देखिए चाहे केंद्र में, जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी सत्ता होती है, उसी सरकार बनती है। यह लक्षण है संसदीय शासन का। प्रधानमंत्री शासित सरकार, ध्यान दीजिएगा, लगभग सभी संसदीय सरकार वाले देशों में जहां पर संसदीय शासन है वहां पर प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, इसलिए उस देश की सरकार को प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहते हैं। तो ये सभी लक्षण जो हैं ये संसदीय स्वरूप के हैं, संसदीय शासन के हैं। हमारे यहाँ संसदीय शासन है। एकीकृत स्वतंत्र न्याय प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, कानून अलग अलग होते हैं। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो राज्य के होते हैं, कुछ कानून ऐसे जो केंद्र के होते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची के हैं, कुछ हैं जो केंद्र सूची के हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में यह व्यवस्था है कि वहां पर राज्य के कानून को राज्य का न्यायालय फॉलो करता है, उसके हिसाब से न्याय करता है, और केंद्र के कानून को केंद्र का न्यायालय फॉलो करता है, उसके हिसाब से न्याय करता है। हमारे यहाँ न्यायालय में इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एकीकृत प्रणाली है। हमारे यहाँ महत्व इस बात का है कि न्याय करना है, कैसे करना है उसका महत्व कम है, प्रक्रिया का महत्व न्याय से कम है, न्याय का महत्व प्रक्रिया से ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ के न्यायालय चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, ये सब जितने भी न्यायालय हैं ये सभी प्रकार की विधियों को लागू करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर, राज्य का मैटर चला गया तो देखिएगा वो राज्य की विधि के हिसाब से निर्णय देगा। हाई कोर्ट का कोई मैटर आ गया है, संघीय कानून देखना है तो संघीय कानून के हिसाब से न्याय करेगा वो। मतलब हमारे यहाँ के सभी प्रकार के न्यायालय सभी प्रकार के कानूनों को मानते हैं और उसके हिसाब से न्याय करते हैं। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम है। दूसरी विशेषता जो है, अब यहाँ देखिए, वकीलों का स्वर्ग। आइवर जेनिंग्स महोदय ने कहा हुआ है कि इंडिया का संविधान इतना जटिल, इतना विवादित है, इतना उलझा हुआ है कि वकीलों का स्वर्ग है। ध्यान, अब बात वही है कि जिस देश का संविधान जितना उलझा होगा, जितना जटिल होगा, उतने ज्यादा वाद, उतना तर्क करने की जो है एक प्रकार से अवसर मिलेंगे, तर्क करने के अवसर उतने ज्यादा होंगे, और वकीलों के लिए यह स्वर्ग की बात होगी कि अधिक से अधिक तर्क कर पा रहे हैं, विवाद ज्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन उनसे प्रश्न नहीं बनते हैं, वो आपको एग्जाम में वहां से डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं। कुछ विशेषताएं, और जैसे कि इंडिया के संविधान मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, जैसे केस है मिनर्वा मिल्स केस है, उसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे मौलिक अधिकार का होना, डीपीएसपी का होना, मौलिक कर्तव्य का होना, इत्यादि विशेषताएं हैं। लेकिन वो
कोर एरिया जहाँ से सवाल बनते हैं विशेषता को लेकर के मैंने आपको बता दिया। और कुछ चीज़ें आपको अभी टफ लग रही होंगी, जैसे कि एकल नागरिकता क्या है, सशक्त केंद्र क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। विश्वास करिए आप जब प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे ये हर एक टॉपिक मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ विशेषता पे मैं केवल बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बता दिया संविधान हमारा ऐसा है। बाकी का इसमें जो जितने पॉइंट हैं सबको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, केवल आप क्रम बाई क्रम आप एक एक करके वीडियो देखते जाइएगा। चलिए तो आज की क्लास खत्म हुई, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।